हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज के इस पहले लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन दी गई है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो यहाँ कहा गया है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा, स्टोर्स डेटा एंड परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन डेटा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और जो कंप्यूटर है वो डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को स्टोर करता है और डेटा पे काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म करता है। अब डेटा को प्रोसेस करने का क्या मतलब हुआ? तो डेटा को प्रोसेस करने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई डेटा प्रेजेंट है, तो उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना या डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। और ये जो प्रोसेसिंग वाला काम है ना, ये एक स्पेशल पार्ट जो कि कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम प्रोसेसर कहते हैं। और ये प्रोसेसर ही हमारे कंप्यूटर में सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है परफॉर्म करता है। यानी कि एक प्रोसेसर हमारे डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब क्या डिफरेंस हुआ डेटा और इंफॉर्मेशन में? मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ रॉ फैक्ट्स। डेटा वो सारे फैक्ट्स होते हैं जो रॉ फैक्ट होते हैं और उनका खुद में कोई मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है जैसे नंबर्स, जिसमें नंबर्स प्रेजेंट हैं जैसे 1 2 3, और इसमें कुछ सिंबल्स प्रेजेंट है जैसे प्लस और माइनस। अब ये एक हमारे पास रॉ सेट है डेटा का। इस सेट से हम कुछ भी मीनिंगफुल डिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इसी सेट के कुछ एलिमेंट्स लेके जैसे 1 और 3 और एक ऑपरेटर प्लस लेंगे और इनको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये कुछ हमें मीनिंगफुल दे सके, जैसे कि 1 प्लस 3 अगर हम इस फॉर्मेट में अरेंज करें 1 3 और प्लस को, तो ये हमें देगा 1 और 3 की एडिशन, जिसका रिजल्ट होगा 4। तो हमारे पास हमने डेटा को इस तरह से अरेंज किया कि डेटा को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर पाए। तो इसी प्रोसेस को हमारा प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर में परफॉर्म करता है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास कंप्यूटर में कौन-कौन से मेन हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो मेन हार्डवेयर कंपोनेंट है वो तो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक मेन यूनिट है जो कि सारी की सारी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है या जो नेक्स्ट हार्डवेयर कंपोनेंट है उसे कहा जाता है रैम। और ये एक टाइप की वोलाटाइल मेमोरी होती है। ये एक टाइप की वोलाटाइल मेमोरी है। तो वोलाटाइल मेमोरी होने का क्या मतलब हुआ? वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इस सर्किट में या इस कंपोनेंट में ऑफ हुआ, वैसे ही इसमें जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो सारा का सारा वैनिश हो जाएगा। तो इसी रैम के कॉन्ट्रेरी में एक और डिवाइस आता है जिसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क। तो है तो ये दोनों ही स्टोरेज डिवाइसेस, लेकिन जो हार्ड डिस्क है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकती है। तो हमारे पास तो हमारे पास ये जो डिवाइस है इसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। और हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकती है। तो ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है वो है हमारा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर यूनिट में डेटा को इनपुट कराने के काम आता है। तो अब हम एक बार डिटेल में ये पूरा का पूरा प्रोसेस जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर में इनपुट जाता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे जो डेटा है वो हमारा रैम में स्टोर होता है और कैसे प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद में जो डेटा है वो हमारा हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट यूनिट होती है जिसको मैं ये सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद में हमारे पास एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है और फाइनली हमारे पास एक आउटपुट यूनिट होती है। तो सबसे पहले हमारी आ गई इनपुट यूनिट, देन हमारे पास में आई प्रोसेसिंग यूनिट और फाइनली हमारे पास आई आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट वो यूनिट होती है जहाँ से हमारा सारा का सारा डेटा हम कंप्यूटर में फीड करते हैं। तो इनपुट यूनिट जैसे हमारे पास हो गया कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से हम अपने कंप्यूटर में डेटा फीड कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोसेसिंग यूनिट आती है। तो हमारे कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वही हमारी प्रोसेसिंग यूनिट होती है।
और नेक्स्ट आती है लास्ट में हमारी आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट वो यूनिट होती है जिस पे हमारा डेटा सारा प्रोसेस होने के बाद में डिस्प्ले होता है या स्टोर होता है। तो इस केस में हमारी आउटपुट यूनिट एक स्क्रीन हो सकती है, जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन देखी ही होगी आपने, और उसे हम कंप्यूटर मॉनिटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम कीबोर्ड से कुछ रॉ इंफॉर्मेशन या कुछ रॉ डेटा हम इनपुट यूनिट में देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डेटा 1, 2, 3 और एक प्लस और एक माइनस डेटा का सेट है, वो मैंने इनपुट में प्रोवाइड किया। अब जो प्रोसेसर है उसने इस डेटा पे प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, और प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए वो क्या करेगा कि इसमें से कुछ नंबर्स लेगा और एक ऑपरेटर लेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एडिशन परफॉर्म करानी है, तो वो एक नंबर ले सकता है 1 और दूसरा नंबर ले सकता है 3, और इस पे एडिशन परफॉर्म करवा सकता है। तो एडिशन परफॉर्म करवाने के बाद में जो हमारा डेटा है वो हमारे आउटपुट यूनिट में जाएगा, और ये यहाँ पे आउटपुट यूनिट पे जाके रिसाइड करेगा। अब एक बार आउटपुट यूनिट पे आ गया, आउटपुट यूनिट की लाइन पे आया, तो आउटपुट यूनिट पे उसको हम स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं, या फिर उस डेटा को हम एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव में भी स्टोर करवा सकते हैं। तो जैसे कि अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा ही था कि हमारे पास एक हार्ड डिस्क ड्राइव थी जो कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस थी, और एक रैम थी जो कि टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस थी। अब हम देखते हैं कि डेटा किस टाइम पे कौन से डिवाइस में स्टोर रहता है। तो जब तक डेटा की प्रोसेसिंग हो रही होती है, यानी कि जब तक डेटा की प्रोसेसिंग चल रही होती है, जैसे ये 1+3 प्रोसेसिंग चल रही है, या फिर जब हमने डेटा को एंटर किया तब उस पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी। तो यानी कि जब भी हम डेटा कीबोर्ड से कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं और जब तक वो आउटपुट यूनिट में नहीं चला जाता, इस सारे टाइम के बीच में इस सारे के सारे टाइम के बीच में जो डेटा है वो हमारा स्टोर रहता है मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी यानी कि रैम में। तो जब तक डेटा की प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो गई, वो सारा का सारा डेटा हमारा रैम में रिसाइडेड रहता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे हमने जब डेटा एंटर किया था या डेटा पे जब प्रोसेसिंग चल रही थी, तो उस सारे के सारे टाइम पे वो डेटा हमारा कहाँ पे रिसाइड रहा, वो डेटा हमारा सारा का सारा रिसाइड रहा रैम में। अब जैसे ही डेटा की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई या डेटा की प्रोसेसिंग फिनिश हो गई, तो वो सारा का सारा डेटा उठा के हम रैम से उठा के हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर देंगे, और हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहेगा। यानी कि वो डेटा तब तक इरेज़ नहीं होगा जब तक हम उसको एक्सप्लिसिटली कमांड नहीं देंगे, या फिर जब तक हम उसको खुद से इरेज़ नहीं करना चाहेंगे। तो जो हार्ड डिस्क है वो एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, और जो एक रैम है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे कंप्यूटर में हमारी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है और कैसे डेटा एक मेमोरी यूनिट से दूसरी मेमोरी यूनिट में ट्रांसफ़र होता है, और कैसे हमारे कंप्यूटर में इनपुट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार अगर हम इस पूरे सर्कल को देखें, तो सबसे पहले जो डेटा है वो कीबोर्ड से कंप्यूटर में एंटर होता है, यानी कि हम कीबोर्ड को यूज़ करके कुछ डेटा जो है वो कंप्यूटर में फीड करते हैं। उसके बाद में ये सबसे पहला प्रोसेस था या सबसे पहला पार्ट था जिसमें हमारे पास डेटा जो था वो कीबोर्ड से एंटर हुआ। सेकंड नंबर पे जो कीबोर्ड से हमारा डेटा एंटर हुआ है वो रैम में रिसाइड करता है, और थर्ड नंबर पे जब तक डेटा पे प्रोसेसिंग नहीं चल रही, जब तक डेटा पे प्रोसेसिंग नहीं हो गई होती, वो सारा का सारा डेटा रैम में रिसाइड रहता है, और प्रोसेसिंग के टाइम पे जो डेटा है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसेसर में चलती है। और एक बार प्रोसेसिंग खत्म हो जाए तो वो डेटा का सारा जो डेटा जो रैम में पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा डेटा उठा के हम हार्ड ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम किसी उसको आउटपुट डिवाइस में जैसे कि स्क्रीन में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मूव करेंगे हम अपनी अगली स्लाइड पे और देखेंगे कि अगली स्लाइड पे हमारे लिए क्या रखा है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक नई स्लाइड, और इस स्लाइड में हम देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ा एक सर्किट बोर्ड जिसमें काफ़ी सारे स्लॉट्स बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस मदरबोर्ड पे काफ़ी सारे स्लॉट्स बने हैं, जैसे कि ये स्लॉट, ये स्लॉट, ये वाले स्लॉट, और ये सारे के सारे ब्लू वाले स्लॉट। देन हमारे पास ये एक सीपीयू सॉकेट है। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, जैसे कि ये ऑडियो पोर्ट्स और माइक्रोफोन पोर्ट्स, और यहाँ पे हमारे पास कुछ यूएसबी टाइप और पैरेलल और सीरियल पोर्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो मदरबोर्ड होता है
उसमें काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स है वो माउंट करने का ऑप्शन रहता है। जैसे कि हमारे पास ये वाला जो सॉकेट है, इस पे हम प्रोसेसर माउंट कर सकते हैं और ये वाले जो सॉकेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लंबे वाले ब्लू कलर के सॉकेट, यहाँ पे हम अपनी मेमोरी या रैम को, जिसको हमने पीछे देखा भी था, उसको माउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे पीसीआई स्लॉट्स भी हमारे पास रहते हैं, जो कि हमारे वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कि एक्सटर्नल हो सकते हैं कंप्यूटर के, उनको कनेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो जो हमारा मदरबोर्ड है वो एक काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूलर डिवाइस रहता है, जिसमें हम काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं उनको माउंट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं और काफ़ी सारे पार्ट्स को हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मदरबोर्ड हमारा वो वाला कंपोनेंट है जिसमें हमारे सारे के सारे मेन हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। यानी कि मदरबोर्ड एक हाउस है जिसको यूज़ करके हम अपने सारे के सारे मेन कंपोनेंट्स को एक साथ एक ही जगह पे कनेक्टेड रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मदरबोर्ड को हम लॉजिक बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, तो मदरबोर्ड को हम लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि इस मदरबोर्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ये एक पोर्ट है जिसे मैं पर्पल कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये वाला जो हमारा पोर्ट है इसे हम कहते हैं यूएसबी पोर्ट। तो यूएसबी पोर्ट एक काफ़ी ही कॉमन पोर्ट है आजकल और इसका नाम होता है, फुल नेम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस एक ऐसा पोर्ट है जिसमें हम अपनी पेन ड्राइव्स, लैपटॉप या कैमरा वगैरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ये मेन स्लॉट आपको दिख रहा है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड, तो ये हमारा ऑडियो के लिए, जो हमारा ऑडियो के लिए या माइक्रोफोन के लिए जो यूज़ होने वाला स्लॉट है वो ये वाला स्लॉट है। तो यहाँ से हम ऑडियो इनपुट कर सकते हैं और ऑडियो आउटपुट कंप्यूटर से ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 स्लॉट्स दिख रहे हैं, ये हमारे कीबोर्ड और माउस के स्लॉट हैं, जो कि पुराने कंप्यूटर्स में यूज़ होते थे। जो आजकल के नए कंप्यूटर आ रहे हैं, उनमें कीबोर्ड और माउस सारे के सारे यूएसबी में ही लग जाते हैं। लेकिन जो पुराने कंप्यूटर थे, जब हमारे पास यूएसबी सपोर्ट नहीं होती थी, तब हमारे पास सारे के सारे जो माउस और कीबोर्ड थे, वो इस तरह के पोर्ट में लगते थे और इस पोर्ट को हम PS2 पोर्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए क्या रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। तो फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर में मेन हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। तो ये वाली डायग्राम जो है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट यूनिट है उसमें डेटा हमारा कीबोर्ड से जाता है। जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो हमारा प्रोसेसर ही होता है और प्रोसेसर का काम होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो आता है हमारा आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट हमारी जैसे हो गई स्क्रीन, स्पीकर्स एक्सेट्रा। तो आउटपुट यूनिट वो यूनिट है जो हमें डेटा को या डेटा यूज़र को दिखाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट वो वाली यूनिट है जिसमें हम डेटा परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं और मोस्टली स्टोरेज यूनिट हमारे पास होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो फ्रेंड्स, इनपुट यूनिट से हम रॉ डेटा को इनपुट करते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट उस रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, जो कि यूज़फुल होती है हमारे हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट वो यूनिट होती है जो हमें डेटा को डिस्प्ले कराती है। और फाइनली हमारे पास आती है स्टोरेज यूनिट, जिसमें हमारा डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या रखा है। तो वेल स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं और काफ़ी सारा काम वो कुछ ही सेकंड्स के खेल में कर देते हैं। तो ये जो कंप्यूटर में चेंजेस आए या कंप्यूटर की जो स्पीड थी इतनी कैसे बढ़ी, तो ये सारी की सारी पास हुई पहले जनरेशन्स में से। यानी कि कंप्यूटर काफ़ी सारे जनरेशन्स में से पास हुए और जनरेशन्स में से पास होते होते ही इनमें इतने सारे चेंजेस आए कि आज के कंप्यूटर हमारे पास जो हैं वो इतने फास्ट हैं और इतनी फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं और काफ़ी वर्सेटाइल हैं और इतने सारे काम जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सबसे पहली जनरेशन थी वो जनरेशन थी फ्रॉम 1940s टू 1956 और इसमें जो डिवाइस यूज़ होते थे वो थे वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब एक तरह के स्विच थे
तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो जो कंप्यूटर है वो हमारा सारा का सारा स्विचिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो स्विचिंग टेक्नोलॉजी से मतलब क्या हुआ? तो स्विचिंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है वो ऑन या ऑफ के प्रिंसिपल पे काम करता है। और ऑन को हम कह देते हैं 1 और ऑफ को हम कह देते हैं ज़ीरोज़। और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो वन्स एंड ज़ीरोज़ की लैंग्वेज है। और कंप्यूटर में हम 1 रिप्रेज़ेंट करते हैं पॉजिटिव वोल्टेज और 0 रिप्रेज़ेंट करती है नो वोल्टेज। तो ये जो कंप्यूटर है ये सारा का सारा ज़ीरोज़ और वन्स के प्रिंसिपल पे काम करता है और ज़ीरोज़ और वन्स की लैंग्वेज को ही हम बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज या इसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो है वो हमारा ज़ीरोज़ एंड वन्स में काम करता है और हम जितने भी अपनी लैंग्वेजेस कंप्यूटर में यूज़ करते हैं जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, वो फाइनली जाकर सारी की सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो ज़ीरोज़ एंड वन्स में कन्वर्ट होती हैं और उसके बाद में ही हमारा कंप्यूटर जो है वो काम परफॉर्म कर पाता है। तो इस टेक्नोलॉजी को, इस स्विचिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए था कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट हो जो स्विच की तरह काम करें, लेकिन वो फिज़िकल स्विच ना हो। जैसे कि हमारे पास जो फिज़िकल स्विच होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं। जब हम उन्हें प्रेस करते हैं, तो वो ऑन होते हैं और जब हम उन्हें रिलीज़ करते हैं, तो वो ऑफ हो जाते हैं। लेकिन हमें कुछ इस तरह के स्विच चाहिए थे जो फिज़िकली नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकली कंट्रोल हो, यानी कि वो ऑटोमैटिकली इलेक्ट्रिसिटी पे काम करे, ना कि फिज़िकली पुश और रिलीज़ करने पे काम करे। तो इस तरह के स्विचेज़ में जो हमारे सबसे पहला स्विच आया था, उन्हें हम कहते थे वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरह के डिवाइस होते थे स्टूडेंट्स। तो वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रिक स्विच था, जिसमें हमारे पास एक, यहाँ पे हम डायग्राम में देखें अगर, तो हमारे पास ये एक वैक्यूम ट्यूब है, जिसमें हमारे पास ये जो पार्ट आप ऊपर देख रहे हैं, इसे हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं और वैक्यूम ट्यूब में हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये जो लंबे वाला आप देख रहे हैं, इसे हम कहते थे एनोड। उसके बाद में हमारे पास जो सेकंड वाला इलेक्ट्रोड होता है, ये वाला, इसे हम कह देते हैं ग्रिड। और जो हमारा थर्ड वाला इलेक्ट्रोड है, इसे हम कह देते हैं कैथोड। तो फ्रेंड्स, ये आ गई हमारे पास 3 रॉड्स या 3 इलेक्ट्रोड्स। अब इन 3 इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करके हमें वैक्यूम ट्यूब को एज़ अ स्विच काम करवाना है। तो वैक्यूम ट्यूब की फंक्शनैलिटी बहुत ही सिंपल रहती थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस वैक्यूम ट्यूब के साथ एक मेन बैटरी कनेक्ट की है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो फ्रेंड्स, जो नेगेटिव टर्मिनल है, वहाँ से हमारे पास नेगेटिव चार्ज जाएगा और इस एनोड पे आके एक्यूमुलेट होने लगेगा और इस एनोड से उसे कैथोड पे जाना है, लेकिन इस एनोड और कैथोड के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि जो चार्ज है वो एनोड से कैथोड पे जंप नहीं कर पा रहा। अब हम चाहते हैं कि ये सर्किट कंप्लीट हो, तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये जो चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो एनोड पे एक्यूमुलेटेड है, इसको कैथोड पे जाना चाहिए, लेकिन ये कैथोड पे नहीं जा पा रहा क्योंकि इन दोनों के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसी को पूरा करने के लिए, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारे पास बीच का जो इलेक्ट्रोड है, जिसे हम ग्रिड कहते हैं, वो एज़ अ कंट्रोल काम करता है। यानी कि हम ग्रिड में एक बैटरी लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख देख सकते हैं कि हमने ग्रिड पे भी एक बैटरी लगाई है। अब इस बैटरी का यूज़ करके हम अपने इस वाले सर्किट को कंट्रोल करेंगे, यानी कि जो हमारा पर्पल कलर में सर्किट है, हम उसको कंट्रोल करेंगे इस ऑरेंज वाली बैटरी को यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से जब हमारा पॉजिटिव चार्ज, वेल ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो जब हमारा पॉजिटिव चार्ज इस दूसरी वाली बैटरी से इस ग्रिड पे इकट्ठा होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो ग्रिड पे इकट्ठा हुआ है, वो क्या करेगा कि इन एनोड पे जितने भी नेगेटिव आयन्स जो प्रेजेंट हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो एनोड के नेगेटिव आयन्स हैं, वो सारे के सारे ड्रिफ्ट करने लग जाएँगे इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में। और इससे क्या होगा, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो पर्पल वाला हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इससे हम देखते हैं कि जो हमारी वैक्यूम ट्यूब है वो एज़ अ स्विच काम कर रही है और एज़ अ स्विच काम करने के लिए हमने एक एक्सटर्नल बैटरी लगाई है, जो कि इस इंटरनल वाले सर्किट को कंट्रोल कर रही है। अब जैसे ही हम इस वाले सर्किट को तोड़ देंगे या इस वाले सर्किट को ब्रेक कर देंगे, तो क्या होगा? तो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएगा और ये जो ग्रिड है, ये न्यूट्रल पोज़ीशन पे आ जाएगी और फिर से
इन दोनों कैथोड और एनोड के बीच में डिस्टेंस के कारण जो हमारे नेगेटिव आयॉन्स हैं वो कैथोड की तरफ मूव जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे हमारी फंक्शनिंग करती है हमारी वैक्यूम ट्यूब। अब हम ड्रॉबैक्स देखते हैं वैक्यूम ट्यूब के। तो वैक्यूम ट्यूब एक स्विचिंग डिवाइस था, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये बहुत ही बड़े थे साइज में, यानी कि साइज में ये बहुत बड़े थे। सेकंड जो इसका मेन ड्रॉबैक था वो ये था कि वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब की तरह काम करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूज़ हो जाते थे। जैसे जैसे हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे बल्ब होते थे तो वो काफ़ी जल्दी फ्यूज़ हो जाते थे, वैसे ही हमारी जो वैक्यूम ट्यूब थी वो भी काफ़ी जल्दी फ्यूज़ हो जाती थी। और जो थर्ड ड्रॉबैक रहता था वैक्यूम ट्यूब का वो ये था कि वैक्यूम ट्यूब काफ़ी सारी हीट जो है वो प्रोड्यूस करती थी, और किसी भी सर्किट में जब हीट प्रोड्यूस हो तो वो सर्किट जो है वो हमारा एफिशिएंट नहीं रहता और फिर वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो है वो करता है। तो फ्रेंड्स अब हम मूव करेंगे अपनी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में और देखेंगे कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास कौन से डिवाइसेस जो थे वो प्रेजेंट थे। तो हमारे पास जो सेकंड जनरेशन थी वो 1956 से 1963 तक थी, और इसमें हमारे पास जो मेन कंपोनेंट यूज़ हुए वो थे ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह के डिवाइसेस होते थे जिनमें 3 लेग्स रहती थी, और ये ट्रांजिस्टर भी वैक्यूम ट्यूब की तरह ही काम करते थे, लेकिन जो ट्रांजिस्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट डिवाइसेस थे और बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करते थे। तो ट्रांजिस्टर जो थे वो भी वैक्यूम ट्यूब की तरह एज अ स्विच काम करते थे, लेकिन जो ट्रांजिस्टर थे वो काफ़ी छोटे होते थे साइज़ में और काफ़ी कम हीट प्रोड्यूस करते थे, और ये फ्यूज़ भी बहुत कम होते थे। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हमारे पास जनरेशन आई, जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो आई 1964 से 1971 तक, और इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए वो मेनली थे इंटीग्रेटेड सर्किट। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो वैक्यूम ट्यूब्स और जो ट्रांजिस्टर थे उनका साइज़ कंपैरेटिवली बहुत बड़ा था जो आज की चिप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो ऐसे वाले जो ट्रांजिस्टर थे, ऐसे वाले हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जब हम किसी एक सर्किट बोर्ड पे बना देते थे, तो उस टाइप के सर्किट बोर्ड को हम कह देते थे आईसीज़, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट वो वाले सर्किट होते थे जिनमें काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे माउंट रहते थे, यानी कि ऐसे करके काफ़ी सारे हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो थे वो एक ही चिप पे जो थे वो माउंट रहते थे, और ये एक चिप का साइज़ इतना छोटा होता था कि हम इस चिप को यूज़ करके हंड्रेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स का काम जो था वो एक ही साथ करवा सकते थे। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास थर्ड जनरेशन में जो सर्किट्स थे वो यूज़ करते थे हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो कंप्यूटर थे हमारे पास यूज़ करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और छोटे होते थे साइज़ में। फ्रेंड्स जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आती है वो आती है फोर्थ जनरेशन, और ये फोर्थ जनरेशन चलती है हमारी 1971 से प्रेजेंट जो हमारी अभी जनरेशन चल रही है। और इसमें हमारे पास जो चिप्स यूज़ होती थी उन्हें हम कहते थे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हैं उसमें हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ इस तरह के ट्रांजिस्टर, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ इस छोटे छोटे तरह के ट्रांजिस्टर जो थे वो इस तरह की चिप पे जो थे वो माउंट रहते थे। और ये चिप कुछ इस तरह से दिखती हैं, और इस चिप के चारों साइड्स पे लेग्स रहती हैं, यानी कि ये लेग्स जो हैं वो हमारी एज अ सर्किट काम करती हैं और हमें डेटा को इनपुट या आउटपुट देने के काम आती हैं। तो लेग्स वो वाले पार्ट हैं जिनसे हमारा जो डेटा है वो चिप के अंदर जाता है और चिप के बाहर आता है। तो ऐसे वाले छोटे-छोटे काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर जो थे वो इन चिप्स पे माउंट रहते थे, और इन चिप्स में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो हम माउंट कर सकते थे। नेक्स्ट जो हमारे पास जनरेशन है वो है फिफ्थ जनरेशन, और ये प्रेजेंटली चल रही है और ये काफ़ी टाइम आगे तक जाएगी। और इसमें हमारे पास जो चिप्स यूज़ होती हैं वो है सुपर स्केल लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, जिन्हें हम एसएलएसआई चिप्स भी कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सैमसंग ई एक्सनॉस की चिप जो है ये न्यूली एक चिप आई है जिसमें हमारे पास लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो हैं इस चिप पे माउंट रहते हैं, यानी कि इस तरह के ट्रांजिस्टर जो हैं वो लैख की फॉर्म में इस चिप पे माउंट रहते हैं। तो ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से ये होगा जो हमारे कंप्यूटर हैं वो काफ़ी कम स्पेस लेंगे और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगे, क्योंकि जितना छोटा सर्किट होता है वो उतनी ही कम एनर्जी लेता है। लेकिन एक बात है कि ये जो चिप्स हैं ये काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो साइंटिस्ट के लिए हमेशा ये चैलेंज रहता है कि कैसे कम से कम हीट प्रोड्यूस करा के ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके। तो फ्रेंड्स आइए अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड्स में हमारे लिए क्या रखा है। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर।
वेल कंप्यूटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं काफ़ी सारे बेसिस पे। तो सबसे पहला जो हमारा ग्राउंड है कंप्यूटर को क्लासिफाई करने का वो है कंप्यूटर का साइज़, देन उसके बाद में उसका वर्क और लास्ट में हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्पस। तो आइए अब हम देखते हैं कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर साइज़। तो साइज़ के बेसिस पे कंप्यूटर जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की कैटेगरीज़ में आते हैं। तो वेल जब हम ऊपर से नीचे जाएँगे, तो जो साइज़ है कंप्यूटर का वो इंक्रीज़ करेगा और जब हम नीचे से ऊपर जाएँगे, तो साइज़ जो है वो कंप्यूटर का डिक्रीज़ करेगा। यानी कि जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा छोटे कंप्यूटर होते हैं, यानी कि इनका साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, वो लार्ज इन साइज़ होते हैं। सुपर कंप्यूटर जो हैं, वो लार्ज इन साइज़ होते हैं और जो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर हैं, वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल फ़ोन्स और हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एंड डेस्कटॉप। तो फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो माइक्रो कंप्यूटर हैं हम हमें उनमें एक चिप मिलती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो कंप्यूटर वो सारे कंप्यूटर हैं जिनमें हमारे पास माइक्रो चिप प्रेज़ेंट रहती है और माइक्रो चिप जो आज में हम चल रही है हमारी मेनली जो माइक्रो चिप्स चल रही हैं, जो आज की जनरेशन में हमारे पास मेनली माइक्रो चिप्स चल रही हैं, वो है इंटेल i7 या i9 की चिप्स। तो आपने काफ़ी बार इनका नाम भी सुना होगा और प्रीवियस जनरेशन्स में जो हमारी इंटेल की चिप्स होती थी वो थी i3 और i5। तो ये सारी काफ़ी कॉमन माइक्रो प्रोसेसर हैं या माइक्रो चिप्स हैं जो हमारी माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर वो सारे कंप्यूटर हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से साइज़ में बड़े होते हैं और ये मिनी कंप्यूटर जो हैं ये काफ़ी सारे लोगों को पर्पस जो हैं वो सर्व करते हैं। यानी कि मिनी कंप्यूटर जो हैं वो काफ़ी सारे लोग एक ही साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर मेनली हमारे यूज़ होते हैं ऑफ़िस एनवायरनमेंट में, जहाँ पे हमारे पास एक मेन मिनी कंप्यूटर रहता है और उसके साथ काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो जुड़े रहते हैं। लेकिन ये जो मिनी कंप्यूटर है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को पर्पस सर्व नहीं कर पाता। ये बस एक छोटे से ऑफ़िस एनवायरनमेंट में या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में जो है, वो पर्पस सर्व कर पाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो सारे कंप्यूटर होते हैं जो काफ़ी सारे ज़्यादा लोगों को पर्पस सर्व कर पाते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं, उनसे हम रिमोटली भी कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि किसी रिमोट लोकेशन में है, यानी कि किसी एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है, तो इसके साथ हम नेटवर्क के थ्रू काफ़ी सारे क्लाइंट्स को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और ये जो क्लाइंट्स हैं, ये अलग-अलग टाइप के कनेक्शन से जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन हो गया, इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्ट करके इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं या इससे सर्विसेज़ ले सकते हैं। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो हमारे पास बहुत सारे ज़्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स को सर्विस जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप के कंप्यूटर आते हैं वो आते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो हैं वो हमारे पास साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं और सुपर कंप्यूटर जो हैं वो सुपर स्पीड से काम करते हैं, यानी कि इनकी स्पीड जो है वो पेटाफ्लॉप्स की फॉर्म में होती है। तो पेटाफ्लॉप एक यूनिट है जो स्पीड को मेजर करती है। तो जो सुपर कंप्यूटर हैं वो हमारे पेटाफ्लॉप स्पीड की रेंज से काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आती है वो है कंप्यूटर की वर्क पे बेसिस पे, यानी कि कंप्यूटर किस तरह के काम करते हैं या किस तरह से काम करते हैं। तो हमारे पास फर्स्टली जो आता है वो आते हैं एनालॉग कंप्यूटर, देन आते हैं हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर हमारे वो सारे कंप्यूटर होते हैं जो कि एनालॉग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जैसे हमने घर पे देखा ही होगा, जैसे हमारे फैन, फ्रीज़र, एसी वगैरह वो सारे के सारे हमारे पास एसी पे काम करते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं। तो इस तरह के कंप्यूटर जो एसी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करें, उन्हें हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट हमारे पास वो वाला करंट होता है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी रहती है। तो डीसी जो हमारे पास डिजिटल जो
कंप्यूटर हैं वो डीसी पे काम करते हैं और ये ज़ीरोज़ और वन्स की फॉर्मेट में काम करते हैं, यानी कि जो हम लैपटॉप्स या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं और वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हाइब्रिड टाइप के कंप्यूटर। तो हाइब्रिड टाइप के कंप्यूटर वो सारे कंप्यूटर हैं जो एसी प्लस डीसी दोनों को यूज़ करके काम करते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो सारे कंप्यूटर हैं जो एसी को भी यूज़ करते हैं और डीसी को भी यूज़ करते हैं और हमारे पास हमारी प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो ज़्यादा स्पीड जो होती है वो एनालॉग कंप्यूटर की होती है और डिजिटल कंप्यूटर जो है वो उनकी स्पीड जो है वो कम होती है। लेकिन जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर हैं उनका ईज़ बहुत है यूज़ करने का, लेकिन जो एनालॉग कंप्यूटर हैं उनको हम इतनी ईज़िली यूज़ जो है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर आते हैं, उनकी क्लासिफ़िकेशन है पर्पज़ के बेसिस पे। तो यहाँ पे 2 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। फर्स्ट इज़ जनरल पर्पज़ एंड सेकंड वन इज़ स्पेसिफिक पर्पज़। तो जनरल पर्पज़ हमारे पास वो सारे कंप्यूटर हैं, जिनको हम मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं, यानी कि मिनी कंप्यूटर में जैसे लैपटॉप, मोबाइल और डेस्कटॉप आते हैं, ये सारे के सारे ही हमारे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। तो इसमें हमारे पास डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन ये सारे के सारे एक तरह के जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे जनरल टास्क को हैं जो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक डेस्कटॉप है, वो कैलकुलेशन भी कर सकता है, वो वेदर का डेटा भी रिकॉर्ड कर सकता है और काफ़ी सारे हमारे एक्सेल, वर्ड प्रोसेसिंग, पेंटिंग, इंटरनेट सर्फिंग ये सारे के सारे जनरल काम जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होते हैं। तो इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं वो हमें एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के काम आते हैं। इस तरह के कंप्यूटर हमारे पास एम्बेडेड डिवाइसेस में लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर जो कंप्यूटर होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर है। क्योंकि जो हमारी वॉशिंग मशीन है उसमें आपने देखा होगा कि जैसे आप टाइमर सेट करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वॉशिंग मशीन जो है वो अपने आप ही ऑफ हो जाती है। तो इस तरह के कंप्यूटर जो एक स्पेसिफिक पर्पस को ही सॉल्व करते हैं, उन्हें हम स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। अब वॉशिंग मशीन के कंप्यूटर को या वॉशिंग मशीन की चिप को यूज़ करके आप अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड तो परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो इसीलिए इन तरह की चिप्स को या इन तरह के कंप्यूटर्स को हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। तो फ्रेंड्स अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या रखा है। तो वेल स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे बिट्स एंड पीसेस। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहला लिखा है सिद्धार्था वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर डेवलप हुआ था उसका नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट जो है वो है एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो एलन ट्यूरिंग एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। एलन ट्यूरिंग जो है उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया था जो कि हमारे मॉडर्न कंप्यूटर को एकदम सिमुलेट करता है। उन्होंने एक सिंपल मशीन बनाई थी जिसे हम आज के ज़माने में कहते हैं ट्यूरिंग मशीन। और ट्यूरिंग मशीन जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर की सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं उसको सिमुलेट कर सकती है। इसीलिए जो एलन ट्यूरिंग है उनको हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। और इन्होंने हमें एक मशीन दी थी जिसे हम कहते हैं ट्यूरिंग मशीन, जिसे हम कहते हैं ट्यूरिंग मशीन। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है कि जॉन वॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इन ईयर 1948। तो जॉन वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें दिया था आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स किस तरह से कंप्यूटर में अरेंज रहेंगे। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है और हमारे पास प्रोसेसर होता है। तो ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे या किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन जो एस्टेब्लिश हुई है या किस वे में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगी या कौन सा पार्ट किस दूसरे पार्ट के साथ अटैच रहेगा, उस चीज़ को हम आर्किटेक्चर कहते हैं। और जो हमारा पहला आर्किटेक्चर जो दिया था वो हमारा दिया था सर जॉन वॉन न्यूमैन ने इन ईयर 1948। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि क्वांटम कंप्यूटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड फेमैन। तो स्टूडेंट्स क्वांटम कंप्यूटर एक बहुत ही फास्ट कंप्यूटर है जो कि वर्क करता है क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमिना पे। और क्वांटम कंप्यूटर एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर है। तो हमने पिछली स्लाइड में देखा एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। तो उसमें जो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर है उसकी एग्जांपल आती है हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर की। तो क्वांटम कंप्यूटर जो हैं वो एक तरह के एनालॉग कंप्यूटर्स हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स फिनोमिना पे काम करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास कहा गया है कि प्रत्यूष इज द इंडियाज फास्टेस्ट एंड मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। तो इंडिया का जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है उसका नाम है प्रत्यूष और उसकी स्पीड जो है वो मल्टी पेटाफ्लॉप्स है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर की स्पीड है उसे हम पेटाफ्लॉप्स में, जो कि हाई स्पीड्स होती हैं, उनको हम पेटाफ्लॉप्स में काउंट करते हैं। तो प्रत्यूष जो है वो एक मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया ने डेवलप किया है। नेक्स्ट इज परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो परम जो है वो इंडिया का सबसे पहला फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था जो इंडिया ने डेवलप किया था। तो फ्रेंड्स अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए क्या रखा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ग्लॉसरी। तो ग्लॉसरी में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें बताया गया कि हार्डवेयर क्या होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि हार्डवेयर में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी जैसे कि रैम, डिस्प्ले, कीबोर्ड एक्सेट्रा। तो इसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट्स। तो यानी कि कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर के अंडर कवर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर का वो वाला पार्ट है जिसे हम टच नहीं कर सकते और हार्डवेयर हमारा वो वाला पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास सारे के सारे वो पार्ट्स आ जाते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में कोई गेम खेलते हैं तो एक गेम हमारा एक सॉफ्टवेयर है, एक वेब ब्राउज़र हमारा एक सॉफ्टवेयर है, फिर हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, वो हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। यानी कि सॉफ्टवेयर वो वाले पार्ट हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर में हमारे पास और भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन, वो सारी की सारी जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई या वो सारी की सारी ऐप्स जो हम मोबाइल में यूज़ करते हैं वो सब सॉफ्टवेयर के अंडर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा। तो डेटा इज अ अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर लाइक नंबर, टेक्स्ट, दीज आर नोन एज डेटा। तो डेटा वो सारा का सारा रॉ फैक्ट्स हैं जिसे हम नंबर, जैसे हमारे नंबर्स हो गए, यानी कि जिसे हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं वो सारे के सारे रॉ फैक्ट्स, या कुछ हम कंप्यूटर में हमारी पिक्चर फीड करते हैं या कुछ भी ऐसी फैक्ट्स या फिगर फीड करते हैं, तो उन सारे की सारी इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं डेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन। व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, तो हमने देखा था कि हमारे पास जो डेटा था उसको जब हमने प्रोसेसर को दिया था तो प्रोसेसर ने हमें उसको प्रोसेस करके कुछ आउटपुट दिया था और उस आउटपुट को हम कहते थे इंफॉर्मेशन। तो जो प्रोसेसर था वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा था। तो डेटा जब प्रोसेस होकर किसी फॉर्म में बाहर आए तो उस फॉर्म को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन हमारे पास वो मीनिंगफुल डेटा होता है जिससे हम कुछ डिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डेटा से हम कुछ भी डिड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर की काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि C++, जावा एक्सेट्रा। लेकिन जो कंप्यूटर है वो अपनी ज़ीरोज़ एंड वंस की लैंग्वेज में ही काम करता है। तो हम अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे हम एक जावा लैंग्वेज मान के चलते हैं, तो जावा लैंग्वेज को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं और इस जावा लैंग्वेज में हम जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जितनी भी कमांड्स लिखते हैं, उन कमांड्स को ही हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। फिर वो वाली कमांड्स जो हैं वो सारी की सारी ज़ीरोज़ एंड वंस में कन्वर्ट होती हैं, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती हैं। फिर मशीन उनको यूज़ करके कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करती है जो कि कमांड में कहा गया हो। तो इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। तो इंस्ट्रक्शंस वो वाली कमांड्स हैं जो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज को जो किसी कंप्यूटर को दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। तो मान लेते हैं हमारे पास काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा। तो हमारे पास काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जब हम इन इंस्ट्रक्शंस को हम कलेक्टिवली एक टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो इस टेक्स्ट को हम कह देते हैं प्रोग्राम। तो काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन जब एक साथ आकर एक टेक्स्ट की फॉर्म में हमारे पास सामने आ जाएं तो उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं होप करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली और भी ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।